हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। आज मैं आपके सामने कक्षा 5 की गुंजन पाठ्य पुस्तक का 3 पाठ, जिसमें एक कविता और 2 पाठ हैं, एक साथ लेकर आई हूँ। इसमें मैं कविता को एक्सप्लेन भी करूँगी और कविता और 2 पाठों के पूरा अभ्यास कार्य कराऊँगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं ये कविता। इस कविता का नाम है एक बूंद। ये कविता आप लोगों ने पहले भी सुनी होगी, पर इसका अर्थ भी मैं इस वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करूंगी। ज्यों निकल कर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने फिर यही जी में लगी, आह क्यों घर छोड़ कर मैं यूं कड़ी, देव मेरे भाग्य में है क्या बदा, मैं बनूंगी या मिलूंगी धूल में, या जलूंगी गिर अंगारे पर किसी, चू पड़ूंगी या कमल के फूल में। इसमें एक बूंद के बारे में कहानी बताई गई है कि जब बादलों से बूंद निकलती है, जब बारिश होती है और बूंद निकलती है, तो वो क्या क्या सोचती है। वो सोचती है कि मैं क्यों इतने सुंदर बादलों को छोड़कर ज़मीन पर जा रही हूँ। मुझे अपना घर, जो कि बादल हैं, उसे कभी नहीं छोड़ना चाहिए था, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हम अपने घर में सबसे ज़्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं। वही बूंद भी सोच रही है कि मैं क्यों अपने घर को छोड़कर, बादलों को छोड़कर ज़मीन पर गिरने जा रही हूँ। मेरे भाग्य में क्या लिखा है, वो भगवान से पूछती है, भगवान मेरे भाग्य में क्या लिखा है? क्या मुझे इतना ही सुंदर रूप, बूंद का ही रूप मिलेगा, या फिर मैं किसी अंगारे पर, किसी गर्म जगह पर, गर्म कोयले पर जाकर बुझ जाऊंगी, या फिर किसी कमल के फूल में जाकर, कमल के समान जो फूल होता है उसमें जाकर गिरूंगी, या फिर मैं किसी ऐसे स्थान पर जाऊंगी जहां पर मेरा अस्तित्व बचा रहेगा। आगे देखते हैं। बह गई उस काल एक ऐसी हवा, वह समुंदर और आई अनमनी। अब यहाँ बताया गया है कि जब बूंद बादलों को छोड़कर निकल रही थी, तो इतनी तेज हवा चली कि वो बूंद जो थी वो समुद्र की तरफ उड़ चली, यानी कि जो बारिश थी उसका जो रुख था वो समुद्र की तरफ जाने लगा। आगे, एक सुंदर सीप का था मुंह खुला, वह उसी में जा पड़ी मोती बनी। तो जब वो वहाँ पहुँची तो एक सुंदर सी सीप का मुंह खुला हुआ था और बूंद उसमें जाकर गिर गई और उसमें जाकर वो एक सुंदर सा मोती बन गई। लोग यूं ही झिझकते सोचते, जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर, किंतु घर को छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद लो कुछ और ही देता है कर। मतलब जब हम लोग इंसान हैं जो अपना घर छोड़कर, अपना कंफर्ट जोन छोड़कर कहीं बाहर जाते हैं, तो हम भी इसी तरीके से घबराते हैं, डरते हैं कि वहाँ क्या होगा, हम कैसे रहेंगे, हम कैसे रह पाएंगे, कैसे काम कर पाएंगे। पर जब हम घर छोड़ते हैं, ये जो बेचैनी होती है, जो डर होता है, वो उस समय होता है। यदि हम अपना घर नहीं छोड़ेंगे, हम अपना कंफर्ट जोन, अपने सुरक्षा के स्थान से बाहर नहीं निकलेंगे, तो हम कुछ नया नहीं कर सकते। जब हम घर छोड़ते हैं, यानी कि यहाँ घर छोड़ने का मतलब अपना घर छोड़ना नहीं है, अपना जो सुरक्षा का स्थान है, जहाँ हमें सारी चीज़ें, सुख सुविधाएं मिलती हैं, जब तक हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे तब तक हम कुछ नया नहीं कर सकते। जब हम इन्हें छोड़ देते हैं और किसी ऐसे काम में लग जाते हैं जो कि हमें करना ही है, तभी हम उसमें सफल हो पाते हैं। तो इस बूंद के माध्यम से हमें यही बताया गया है कि मनुष्य को कभी भी कुछ नया करने में हिचकना नहीं चाहिए। कुछ नया करने में कुछ कठिनाइयाँ, परेशानियाँ ज़रूर होंगी। अगर हम पूरी लगन और मेहनत से कोई काम करते हैं तो हम उसमें सफल ज़रूर होंगे। और इस कविता के जो कवि हैं वो हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। इन्हें शॉर्ट फॉर्म में हरिओद भी कहते हैं। अब हम इस कविता के जो अभ्यास कार्य, प्रश्नोत्तर हैं, भाषा ज्ञान है, वो करते हैं। कविता 4 एक बूंद। अब इसका हम काव्य बोध करेंगे, जिसमें पहले मौखिक, फिर लिखित और फिर भाषा ज्ञान करेंगे। तो पहला मौखिक प्रश्न है, इस कविता में किसका वर्णन है?
तो इस कविता में एक बूंद के जीवन चक्र के बारे में बताया गया है। हवा के वेग में बहती बूंद के मन की दशा कैसी थी? हवा के वेग में बहती बूंद के मन की दशा कैसी थी? उत्तर है, हवा के वेग में बहती बूंद के मन की दशा बहुत ही दुखी थी। वह सोच रही थी क्या मेरा अस्तित्व बचेगा या नहीं। मतलब वो सोच रही थी ना कि क्या मैं अंगारे पर गिर जाऊंगी या कमल के फूल पर गिरूंगी, मिट्टी में मिल जाऊंगी, इस तरीके से। हवा के वेग से बूंद कहाँ जाकर गिरी? उत्तर है, हवा के वेग से बूंद एक सुंदर सीप में जाकर गिरी और वहां से वो एक सुंदर मोती बन गई। घर छोड़ते समय लोग क्यों हिचकते और सोचते हैं? उत्तर है, घर छोड़ते समय लोग इसलिए हिचकते हैं क्योंकि वे सोचते हैं कि घर छोड़ने के बाद उनका क्या होगा, वह सफल होंगे या असफल हो जाएंगे। ठीक है, अब है इसके लिखित प्रश्न। पहला है, बादलों की गोद से निकलकर बूंद क्या सोचने लगी? जब वो बूंद बादलों की गोद से निकली तो वो क्या सोच रही थी? बादलों की गोद से निकलकर बूंद यह सोचने लगी कि मेरे भाग्य में क्या लिखा है, मैं बचूंगी या धूल में मिल जाऊंगी, या धूल में मिलकर मिट जाऊंगी, या मैं किसी अंगारे पर गिरूंगी या कमल के फूल पर। अगला है, बूंद सीप के मुंह में कैसे जा पड़ी? उत्तर है, जब बूंद हवा के वेग से समुद्र की ओर जा पहुंची तब एक सीप का मुंह खुला था और वह उसमें जा गिरी। प्रश्न नंबर 3 या ग, सीप में गिरने पर बूंद का क्या हुआ? उत्तर है, सीप में गिरने पर बूंद एक सुंदर मोती के रूप में परिवर्तित हो गई। तो ये थे हमारे इसके लिखित और मौखिक प्रश्न। अब इसी में एक और भाग है जो है सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाओ। तो पहला है, बूंद किसकी गोद से निकली? बूंद किसकी गोद से निकली थी? बादलों की गोद से। अंगारा का अर्थ है, अंगारा का अर्थ होता है जो जलता हुआ लोहा कोयला होता है, यानी कि दहकता हुआ कोयला। नंबर ग, हवा के वेग से समुद्र की ओर कौन आया? समुद्र की ओर कौन आया? एक बूंद आई। समुद्र में क्या मिलती हैं? सीप मिलती हैं। बूंद लो कुछ और ही देता है कर से क्या तात्पर्य है? इससे तात्पर्य है कि जब हम घर से निकलते हैं तो हम कुछ ना कुछ विशिष्ट बन जाते हैं, यानी कि विशिष्ट बना देता है। अब इसका है भाषा ज्ञान। प्रश्न 1, नीचे दिए शब्दों के दो दो पर्यायवाची लिखो। पर्यायवाची का अर्थ होता है जिसका मीनिंग सेम होता है पर शब्द अलग अलग होते हैं। ठीक है, जैसे बादल, बादल को हम मेघ और जलधर कहते हैं। भाग्य, किस्मत, तकदीर। हवा, पवन, वायु। घर, गृह, आवास। पुष्प या फूल के हैं पुष्प और कुसुम। अब प्रश्न नंबर 2 है, मैं और मैं। यहाँ पर ये मैं जो एक मात्रा वाला मैं है, यानी जो ये वाला है, ये दो सेंटेंस को जोड़ता है, ये कंजक्शन होता है। और हमारा ये जो मैं होता है ये हमारा सर्वनाम शब्द है। ठीक है, ये ध्यान रखना। मैं और मैं लिखकर वाक्य पूरे करो। जो मैंने रंगीन कलरफुल कलर यूज़ किया है, डिफरेंट कलर यूज़ किया है, वो हमारे फिल इन द ब्लैंक्स थे, तो उसको मैंने कलरफुल कर दिया। मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में। खा है, मैं कल ही मुंबई से लौटा हूँ, क्योंकि यहाँ पर कोई व्यक्ति अपने बारे में बता रहा है इसलिए मैं इस्तेमाल है। वह उसी में जा पड़ी मोती बनी। किसी के अंदर जाने में मैं। अखबार में रोहित की फ़ोटो छपी है। नंबर ड, मैं भी प्रतियोगिता में भाग लूँगी। तो यहाँ जहाँ पर दो मैं हैं, इसमें एक जो मैं है, यहाँ एक जो मैं है वो सर्वनाम शब्द और दूसरा मैं जो है वो दो चीज़ों को जोड़ने का काम कर रहा है। अगला है प्रश्न नंबर 3, दिए गए शब्दों के लिए उचित विशेषण शब्द चुनकर लिखो। विशेषण होते हैं जो संज्ञा शब्द की या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हैं। जैसे मैं कहूँ हरी पतंग, तो पतंग का रंग क्या है? हरा। तो पतंग की विशेषता क्या है? कि वो हरी है। इसी तरीके से यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं और उनकी विशेषता बतानी है। जैसे हवा कैसी है? ठंडी, तो ठंडी हवा। सीप कैसी है? सुंदर, सुंदर सीप। बादल कैसे हैं? काले, काले बादल। फूल कैसा है? रंग बिरंगे, रंग बिरंगे फूल। समुद्र कैसा है? गहरा। कलम कैसी है?
गुलाबी, कलम कैसी है? गुलाबी। मोती कैसा है? चमकीला। और घर कैसा है? बड़ा। ठीक है, अब आगे हैं कि या की का प्रयोग करके वाक्य पूरे करो। यहाँ पर डिफरेंस है, की जो है वो बिकॉज वाला है यहाँ पर। ठीक है, इस की को हम इंग्लिश में बिकॉज कहते हैं। ठीक है, और ये जो सेकंड वाला की है ये सेंटेंस को कंप्लीट करता है। ठीक है, ये किसी के साथ जुड़ जाता है। बूंद ने सोचा कि मैं अपना घर छोड़कर कहाँ जा रही हूँ। यहाँ पर छोटी की मात्रा है क्योंकि उसने सोचा है। बूंद बादलों की गोद से निकली, अलग हो गई। बूंद को डर था कि मैं बचूंगी या धूल में मिल जाऊंगी। इसका प्रोनाउंसिएशन भी की होता है, की नहीं होता है, इस वाली का की होता है। सब बूंद की तरह चिंता करते हैं, बिल्कुल बूंद की तरह ही चिंता करते हैं। एक चीज़ और बता दूं, इस की का प्रयोग जो होता है ये हम कारक चिन्ह मानते हैं, इसको कारक चिन्ह होता है ये। ठीक है, का की के। अगला है, घर से निकलकर उन्नति की राह पर चले जाते हैं। तो यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा वाला की आएगा। जैसे कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया कि इसमें मैंने 2 पार्ट लिए हैं। तो पहला पार्ट है हमारा अब्राहम लिंकन और दूसरा पार्ट है अपना स्थान स्वयं बनाएं। तो पहले हम अब्राहम लिंकन के मौखिक प्रश्न करेंगे, फिर लिखित, और फिर भाषा ज्ञान, और इसी तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे। मौखिक प्रश्न है, अब्राहम लिंकन का जन्म कहाँ हुआ था? तो उत्तर है, अब्राहम लिंकन का जन्म अमेरिका के पिजन क्रीक नामक गांव में हुआ था। पिजन क्रीक नामक गांव है, वहां हुआ था। अब्राहम लिंकन का घर कैसा था? उत्तर है, अब्राहम और उसका परिवार एक झोपड़ी में रहता था जिसकी खिड़कियां और छत टूटी हुई थीं, जिनमें ठंडी हवा और वर्षा ऋतु में पानी अंदर आ जाता था। इसका मतलब है कि अब्राहम लिंकन बहुत गरीब परिवार से थे और उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो अच्छी नहीं थी। अब्राहम को, नंबर गा है, अब्राहम को किस चीज़ का शौक था? अब्राहम पढ़ाई में होशियार था, उसे पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। तो किस चीज़ का शौक था? पढ़ाई का शौक था। अब्राहम सड़क की रोशनी में क्यों पढ़ता था? अब्राहम सड़क की रोशनी में पढ़ता क्योंकि घर में रोशनी के लिए तेल उपलब्ध नहीं था। मतलब वो इतना गरीब था कि उनके पास दिया जलाने के लिए या लालटेन जलाने के लिए तेल नहीं था। अब करते हैं हम इसके लिखित प्रश्न। पहला है, अब्राहम लिंकन को आज़ादी का मसीहा क्यों कहा जाता है? ये जिसने पाठ पढ़ा होगा उसको पता होगा कि उन्हें आज़ादी का मसीहा क्यों कहा जाता है, क्योंकि अफ्रीका में दास प्रथा को ख़त्म करने के कारण उन्हें आज़ादी का मसीहा कहा जाता है। तो उत्तर है, अमेरिका में पहले दास प्रथा थी, वहाँ अफ्रीका से लाए गए दासों का जीवन बड़ा दुखद था। लिंकन ने दास प्रथा के खिलाफ आवाज़ उठाई और उनके प्रयासों से दास प्रथा समाप्त हो गई, इसलिए अब्राहम लिंकन को आज़ादी का मसीहा कहा जाता है। नंबर ख, बाल्यकाल में अब्राहम लिंकन को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? उत्तर, अब्राहम का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। वह अपने परिवार के साथ एक टूटी झोपड़ी में रहते थे जिसकी छत और खिड़कियां तक टूटी हुई थी। उन्हें अपने पिता के साथ खेत और खलिहान में काम करना पड़ता था। वह पढ़ाई में होशियार थे पर पढ़ने के लिए किताबें नहीं होती थीं। इस प्रकार अब्राहम का बाल्यकाल बहुत कठिनाइयों में बीता। नेक्स्ट, नंबर गा, अब्राहम एक शक्तिशाली बालक था, उदाहरण से स्पष्ट करो। इस कहानी में दिया गया उनका उदाहरण, वही उदाहरण मैंने यहाँ लिखा है। अब्राहम बचपन से ही बड़ा शक्तिशाली था, उसकी ताकत का लोहा सभी मानते थे। एक बार की बात है, कुछ लोगों को एक खंबा ले जाना था लेकिन कोई भी उसे उठा नहीं पा रहा था। अब्राहम ने उस खंबे को कंधे पर उठाया और ठीक स्थान पर रखाया। इस घटना से पता चलता है कि अब्राहम एक शक्तिशाली बालक था। अगला है, अब्राहम को उसकी लगन का क्या फल मिला? बचपन से ही अब्राहम ने कठिनाइयों का सामना किया पर उसने कभी हार नहीं मानी। अब्राहम ने दिन रात परिश्रम किया और अपनी मेहनत और लगन के बल पर ही अमेरिका के राष्ट्रपति पद को प्राप्त किया। अब्राहम लिंकन जो थे वो अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे। अब्राहम लिंकन के जीवन से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? अब्राहम के जीवन से हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें भी
कठिनाइयों से हार नहीं माननी चाहिए। परिश्रम और लगन के बल पर हम भी जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थे इसके लिखित और मौखिक प्रश्न। अब इसका हम अभ्यास कार्य करेंगे। प्रश्न नंबर 2, सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाओ। पहला है, अब्राहम लिंकन ने किस प्रथा का विरोध किया? तो अब्राहम लिंकन ने दास प्रथा का विरोध किया, जो कि यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है, अब्राहम लिंकन को पढ़ाई में क्या कठिनाई आती थी? अब्राहम लिंकन के पास किताबें लेने के लिए पैसे नहीं थे, यानी कि नंबर 3, किताबों के लिए पैसे नहीं थे। अब्राहम लिंकन को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया? अमेरिका का। अब्राहम पिता के साथ कहाँ जाता था? अब्राहम पिता के साथ खलिहान पर जाता था, यानी कि जो खेत खलिहान जिन्हें हम कहते हैं वहाँ जाता था। अब्राहम रात को कहाँ पड़ता था? सड़क की रोशनी में। ठीक है, अब हम इसका करेंगे भाषा ज्ञान। भाषा ज्ञान में कुछ प्रश्न हैं जिसमें मैं समझाती जाऊंगी साथ साथ कि वो क्या हैं और हम उसको सॉल्व करते जाएंगे। नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखो। विलोम मतलब उल्टा अर्थ बताना है हमें। तो आदर का विलोम होता है अनादर। सुखद, सुख मतलब दुखद, दुख मतलब जो दुखी है, और उसका अपोजिट होगा सुखद। उपस्थित, उपस्थित को इंग्लिश में हम प्रेजेंट कहते हैं, और अनुपस्थित एब्सेंट। प्रभावित, अप्रभावित। पसंद, नापसंद। शक्तिशाली, कमजोर। उचित, अनुचित। उपलब्ध, अनुपलब्ध। उचित का मतलब होता है जो करेक्ट हो, सही हो, और अनुचित मतलब जो सही ना हो। उपलब्ध मतलब जो अवेलेबल है, और अनुपलब्ध मतलब जो अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट है वचन बदलो। वचन मतलब यहाँ पर एक वचन और बहुवचन से एक का अनेक बनाना है। दरवाज़ा, दरवाजे। खंभा, खंभे। किताब, किताबें। यहाँ पर ध्यान रखना अनुस्वार लगा हुआ है, ये बिंदी लगी हुई है। सड़क, सड़कें। खिड़की, खिड़कियाँ। कविता, कविताएं। कठिनाई, कठिनाइयाँ। महिला, महिलाएं। ठीक है, अब आगे है अनुस्वार और अनुनासिक। मैं आपको इन शॉर्ट समझा देती हूँ। अनुस्वार जो हम एक अंक की बिंदी लगाते हैं, और अनुनासिक मतलब जो हम चांद बिंदी लगाते हैं। ठीक है, तो खंभा, खंभा पर लगेगा अनुस्वार, यानी कि चांद बिंदी। समुद्र, समुद्र पर भी चांद बिंदी। कंधा, कंधा पर भी चांद बिंदी। घंटा, घंटा पर भी चांद बिंदी। ठीक है, अब आगे हमारे जैसे गांव, गांव पर लगेगा अनुस्वार। मुंह, मुंह पर अनुस्वार। हंसी, हंसी पर भी अनुस्वार, और बूंद, बूंद पर भी अनुस्वार। जिन शब्दों से काम होने का या करने का पता चलता है उन्हें क्रिया कहते हैं। हमें ही पता है कि काम वाले शब्द जो होते हैं वो हमारे क्रिया शब्द कहलाते हैं। तो क्रिया का उचित रूप लिखकर वाक्य पूरा करना है हमें। ठीक है, प्रतिष्ठित आदमी ने उसे सड़क पर, यहाँ पर क्रिया लिखा हुआ है पढ़ना, तो पढ़ना का सही लिखेंगे हम पढ़ते देखा। लिंकन ने दास प्रथा का विरोध करना का किया। लड़के बड़े अचरज से उसे देखने लगे, देखना का। वर्षा ऋतु में छत से पानी टपकता है, टपकना का टपकता है। तो ये हमारे एक कविता एक बूंद और पाठ अब्राहम लिंकन का अभ्यास कार्य पूरा हो गया है। अब हम जो अभ्यास कार्य करेंगे वो करेंगे पाठ नंबर 6, अपना स्थान स्वयं बनाएगा। ठीक है, पाठ 6, अपना स्थान स्वयं बनाए। इस पाठ के मैंने शब्दार्थ भी लिए, पहले वाले दोनों एक कविता और पाठ के शब्दार्थ नहीं लिए थे। तो शब्दार्थ हैं शब्द और अर्थ। निजी सहायक, अपने लिए मददगार। जांच पड़ताल, खोज। उन्नति, विकास। आश्वासन, दिलासा। लज्जित, शर्मिंदा। कारीगर, किसी विशेष काम में प्रवीण। चुगलखोर, बुराई करने वाला। रद्दी, बेकार सामान। खजांची, खजाने का अधिकारी। कृतज्ञता, आभार। आभार मतलब किसी को हम थैंक यू बोलते हैं जो। विनम्रता, विनय। अगला है, इसमें टिप्पणी दी गई थी कि पच्चीकारी। पच्चीकारी क्या होता है? धातुओं, पत्थरों पर नगीने आदि के छोटे छोटे टुकड़े जोड़ना। आपने देखा होगा कुछ चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें जैसे
जिन्हें हम एंटिक पीस कहते हैं, उनमें छोटी छोटी चीज़ें जुड़ी होती हैं, मोती चिपके होते हैं, नहीं तो कुछ स्टोन्स लगे होते हैं, उसे हम पच्चीकारी कहते हैं। मुहावरे, यहाँ इसमें 2 मुहावरे भी दिए गए थे। दंग रह जाना मतलब आश्चर्यचकित होना। अगला है नज़रों में गिरना, इज्जत का होना। अब इसके हम करते हैं मौखिक प्रश्न। बादशाह ने युवक का वेतन कितना तय किया? उत्तर है बादशाह ने युवक का वेतन 15 रुपये तय किया। नेक्स्ट, युवक ने बाजार में क्या बेचा? युवक ने लिफाफों से उतरवाया हुआ कीमती सामान बाजार में बेचा। ग, बादशाह ने अपने राज्य का वित्त मंत्री किसे बना दी? वित्त का मतलब होता है धन, पैसा। बादशाह ने चपरासी पद पर नियुक्त युवक को राज्य का वित्त मंत्री बना दिया। रात के 2 बजे बादशाह ने किन्हें बुलवाया? रात के 2 बजे बादशाह ने अपने सभी मंत्रियों को बुलवाया। नेक्स्ट, लिखित प्रश्न। बादशाह ने अपने मंत्री से क्या कहा? बादशाह ने अपने मंत्री से अपने लिए कोई अच्छा निजी सलाहकार लाने के लिए कहा, जो उसे राजा को सलाह दे सके। युवक ने सबसे बड़ा वेतन किसे कहा और क्यों? युवक ने सबसे बड़ा वेतन बादशाह की सेवा करने को कहा। उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वह बादशाह की ईमानदारी से सेवा करना चाहता था। नंबर ग, चुगलखोरों ने युवक को बादशाह की नज़रों में गिराने के लिए क्या किया? चुगलखोरों ने युवक को बादशाह की नज़रों में गिराने के लिए उसकी चुगली बादशाह से कर दी। उन्होंने कहा कि युवक राज्य का रुपया लुटा रहा है। नेक्स्ट, वित्त मंत्री रात के 2 बजे क्या कर रहे थे? रात के 2 बजे वित्त मंत्री राजकर की पड़ताल कर रहे थे। वह राजकर दूर के इलाके से आया था और उसमें 1 पैसा कम था। वित्त मंत्री ने राजा से 1 पैसा क्यों नहीं लिया? वित्त मंत्री अगर ऐसा करते तो अफसरों में ढील और बेईमानी पैदा हो सकती थी। यही सोचकर वित्त मंत्री ने राजा से 1 पैसा नहीं लिया। ठीक है, ये पाठ जिसने पढ़ा होगा उसको पता होगा इसमें क्या है। सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाओ। अब ये भाषा ज्ञान का हिस्सा आ गया है। बादशाह ने युवक को किस पद पर रखा? बादशाह ने युवक को चपरासी के पद पर रखा। युवक ने कम वेतन लेना क्यों स्वीकार किया? क्यों स्वीकार किया? वह बादशाह की सेवा करना चाहता था। युवक को हिसाब में क्या गड़बड़ी लगी? जब वो वित्त मंत्री बना तो उसको क्या गड़बड़ी लगी? वहाँ पर 1 पैसा कम था। बादशाह ने युवक को अपना प्रधानमंत्री क्यों बनाया? ईमानदारी और मेहनत के कारण। इस कहानी से क्या संदेश मिलता है? इस कहानी से हमें संदेश मिलता है परिश्रम और ईमानदारी से काम करना चाहिए। अब ये कुछ सेंटेंस इसी पाठ में से लिए गए हैं और उसमें शब्द लिखना है। ठीक है, उसने अच्छा स्थान दिलाने के लिए वित्त मंत्री के प्रति कृतज्ञता प्रकट की। कृतज्ञता का मतलब होता है आभार, थैंक यू बोलना किसी को। कार्यालय से सटी एक कोठरी थी। चुगलखोरों ने बादशाह से युवक की शिकायत की। और यहाँ पर है इस सजावट, यहाँ पर सजावट शब्द है। इस सजावट के लिए धन कहाँ से आया? ये जो भी रंगीन शब्द हैं ये हमें फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में फिल करने थे। अगला है हमारा वर्ण विच्छेद करो। तो ध्यान को हम कैसे लिख सकते हैं? आधा धा जमा या जमा आ जमा धना जमा आ। उन्नति उ जमा आधा ना जमा पु आधा ना जमा आ जमा ता, ये आधा होगा और जमा ई। ये चीज़ ध्यान रखिए, जिस शब्द के नीचे ये हलंत लगा है वो अपने आप में आधा है, तो मैं बार बार आधा नहीं बोलूँगी, पर आपको ये समझ लेना है। ठीक है, नेक्स्ट रत्न, रा हलंत जमा आ जमा ता हलंत जमा ना हलंत जमा आ। दफ्तर, दा हलंत जमा आ जमा फा हलंत जमा ता हलंत जमा आ हलंत जमा रा हलंत जमा आ। शिकायत, शा हलंत जमा ई हलंत जमा का हलंत जमा आ हलंत जमा या हलंत जमा आ हलंत जमा ता हलंत जमा आ। हमेशा आधा जो होता है वो व्यंजन होता है, स्वर हमेशा पूरा होता है, इसलिए किसी भी स्वर के नीचे मैंने हलंत नहीं लगाया है। दिए गए विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाओ। एक, एकता,
अच्छा अच्छाई, नम्र नम्रता, शिष्ट शिष्टता, ऊंचा ऊंचाई, कुशल कुशलता, कठिन कठिनाई, भला भलाई, चतुर चतुराई, मीठा मिठास। ठीक है। अब है वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखो। सरकारी आय व्यय की देखरेख करने वाला वित्त मंत्री, किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ, खजाने की देखरेख करने वाला खजांची, जिस पर विश्वास किया जा सके विश्वसनीय, ईमानदारी से काम करने वाला ईमानदार। ठीक है। अब है क्रिया विशेषण शब्द चुनो। क्रिया विशेषण क्या होते हैं? जो क्रिया शब्द की विशेषता बताते हैं। जैसे तेज बोलो, तो बोलने की विशेषता क्या है? तेज। जल्दी चलो, चलने की विशेषता क्या है? जल्दी। तो उसी तरीके से जो शब्द हमें क्रिया के बारे में बताते हैं कि वो कैसे, कब, कहाँ और कितनी हुई है, वो क्रिया विशेषण शब्द कहलाते हैं। यहाँ पर पहला है गाड़ी धीरे धीरे चलने लगी, तो क्रिया विशेषण शब्द है धीरे धीरे। अनन्या भीतर खेल रही है, भीतर। हम दिन भर पढ़ते हैं, दिन भर। पढ़ने की विशेषता क्या है? कि हम दिन भर पढ़ते हैं। सबसे प्रेम पूर्वक बोलो, तो बोलने की विशेषता क्या है? प्रेम पूर्वक। नमन इधर उधर टहल रहा है, इधर उधर। ठीक है। अब है प्रश्न नंबर 6। कोठरी की सजावट देखकर बादशाह दंग रह गए। यानी कि यहाँ पर ये दंग रह गए जो मैंने अभी पहले भी पढ़ा है, ये मुहावरा है। तो यहाँ रेखांकित शब्दांश का अर्थ है आश्चर्यचकित होना। बिल्कुल सही है। तो मुहावरे क्या होते हैं? वे वाक्यांश जो अपना सामान्य अर्थ छोड़कर एक विशेष अर्थ देते हैं, मुहावरे कहलाते हैं। ठीक है। तो सही मुहावरा चुनकर हमें नीचे दिए गए सेंटेंस में फिल करना है। पहला मुहावरा है किस्मत चमकना, दूसरा हवा से बातें करना, ईंट से ईंट बजाना, दूध का दूध पानी का पानी करना। तो पहला है हमारा, महाराणा प्रताप का घोड़ा डैश से बातें करता था। तो यहाँ पर कौन सा मुहावरा लिखा गया है? हवा से बातें करता था। नौकरी लगते ही उमा की तो किस्मत चमक उठी। ये जो मैंने कलरफुल लिखे हैं, ये मुहावरे फिल किए। चमक, किस्मत चमक उठी। बादशाह ने दोषी युवक को सजा देकर दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। दूध का दूध और पानी का पानी करने का मतलब होता है सच्चाई का पता लगाना। सैनिकों ने शत्रु सेना की ईंट से ईंट बजा दी। ईंट से ईंट बजाने का मतलब होता है हरा देना, बुरी तरह से हरा देना। हवा से बातें करने का मतलब है बहुत तेज दौड़ना। किस्मत चमकने का मतलब है किस्मत खुल जाना, मतलब बहुत अच्छा होना। और दूध का दूध और पानी का पानी करने का मतलब तो मैंने आपको पहले समझा दिया कि सच्चाई को सामने लाना। और ईंट से ईंट बजाना मतलब जो किसी भी शत्रु को बहुत बुरी तरीके से हरा देना, पूरा मुंह तोड़ से जवाब देना। तो देखा आपने, इस पूरे वीडियो में मैंने ये थोड़ा लंबा वीडियो बना है जिसमें मैंने आपको कविता 4 एक बूंद, पार्ट 5 अब्राहम लिंकन और पार्ट 6 अपना स्थान स्वयं बनाए का पूरा अभ्यास कार्य कंप्लीट कराया है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो। अगर आपको वीडियो उपयोगी लगा हो और ये आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा कि आगे मैं क्या चेंजेस करूं, क्या और अच्छा करने की कोशिश करूं, ताकि ये जो वीडियोस मैं आपके लिए लाती हूं ये आपके लिए उपयोगी रहें। ठीक है। और आगे जो वीडियो मैं बनाऊंगी कोशिश करूंगी छोटे वीडियो बनाऊं, पर मैंने ये सोचा है कि मैं एक साथ अगर पूरा वीडियो बनाती हूँ 2-2 3-3 चैप्टर्स के, तो आपको कम टाइम में अच्छी रिवीजन मिल सकती है। आप बार बार एक एक वीडियो खोलकर देखने से बेटर है कि आपको पूरा कंप्लीट कंटेंट एक ही वीडियो में मिल जाएगा। तो इसीलिए मैंने ये 3 चैप्टर्स, एक कविता और 2 चैप्टर्स का वीडियो एक साथ बनाया। अब मैं आगे भी यही कोशिश करूँगी कि एक कविता और 2 चैप्टर्स या 3 चैप्टर्स का एक साथ वीडियो बनाऊँ, ताकि ये आपके लिए उपयोगी रहे। अगर आप छोटे वीडियोस चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हम छोटे वीडियोस बनाएं ताकि ये आपके लिए उपयोगी रहे। और इन वीडियोस में अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल पर कक्षा 3 और कक्षा 4 की गुंजन पाठ्य पुस्तक की भी सीरीज़ चली है। कक्षा 5 का जो पहला वीडियो है वो ये मैं डाल रही हूँ। अभी मैंने लेसन नंबर 1, 2 एंड 3 का नहीं डाला है, वो भी बनाऊँगी और वो भी डालूँगी ताकि आप उससे भी गाइडेंस ले सकें। ये मैंने स्टार्ट इसलिए किया है क्योंकि ये मैं थोड़ा लेट डाल रही हूँ,
तो लेट डालने का मतलब ये है कि आप लोगों का जो टर्म 1 का सिलेबस है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। तो टर्म 2 में ये चैप्टर्स जनरली आ रहे हैं, तो आपके लिए ही उपयोगी रहेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आप मुझे सपोर्ट करेंगे, ऐसे ही सपोर्ट करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। ये मैं जो पहला वीडियो मैंने बनाया है, इसका पहला पार्ट जिसमें मैंने क्वेश्चन आंसर कराए हैं आपको, कविता 4 लेसन नंबर 5 और 6 के, उसी का ये सेकंड पार्ट है जिसमें मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। ये आपकी बुक का ही है, बट ये हम जनरली स्किप कर देते हैं पढ़ने से, पर इसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताई गई हैं, जिसमें मैं पहले आपको ये लोक चित्र कथाएँ बताऊँगी कि अलग अलग स्टेट में पिक्चर्स के द्वारा, मतलब चित्रों के द्वारा कहानियाँ कैसे कही जाती हैं। ठीक है, तो उसके बाद आगे और इसमें थोड़ी इन्फॉर्मेशन है, वो भी आप ध्यान से सुनना। पहला है हमारा फाड़ चित्र। ये जो चित्र है ये क्या है और कहाँ पाया जाता है? फाड़ चित्र यह राजस्थान की चित्रकला है। यह वस्त्रों पर की जाती है। इसमें चित्र के मुख्य पात्र को लाल रंग की पोशाक में दिखाया जाता है। चित्रों की रूपरेखा पहले काले रंग से बनाई जाती है, बाद में उसमें रंग भरे जाते हैं। जैसे कि इसमें दिख रहा है, जो ये मुख्य पात्र हैं इसके, ये रेड कलर के होते हैं और फिर बाद में इनको कलर कर दिया जाता है। अब नंबर 2 पर है हमारा, ये आपको कृष्ण जी की पिक्चर दिख रही है, ये हमारी है तंजोर चित्रकला। ठीक है, तंजोर चित्र, यह चित्रकला तमिलनाडु में प्रचलित है। इसमें पौराणिक दृश्यों को दिखाया जाता है। इन चित्रों का मूल फलक कटहल की लकड़ी से बनाया जाता है। चित्रों के निर्माण में वनस्पति रंगों के साथ साथ स्वर्णपत्रक, मणिक, हीरे और अन्य मूल्यवान रत्न मणियों का उपयोग किया जाता था, लेकिन अब मोती या और कांच का उपयोग किया जाता है। पुराने समय जब ये बनाए जाते थे तो इसमें बहुत कीमती जो पत्थर होते थे, स्टोन्स होते थे, मोती होते थे, उनका प्रयोग होता था। पर अब क्योंकि इतना चीज़ों की अवेलेबिलिटी, उपलब्धता नहीं है, तो अब यहाँ इसमें मोती और कांच का प्रयोग किया जाता है। और ये जिस पर बनाई जाती है ये फ़ोटो, वो जो होता है वो कटहल की लकड़ी का होता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि तमिलनाडु में बहुत ज़्यादा कटहल पैदा होता है, जैक फ्रूट जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, अब ये पिक्चर देखकर तो जनरली लोग पहचान ही लेंगे ये क्या है। बिल्कुल सही, ये है मधुबनी पेंटिंग या मधुबनी चित्रकला। यह बिहार की प्रसिद्ध चित्रकला है। इसमें पौराणिक पात्रों के साथ साथ मनुष्य, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, तोते, कछुए, सूरज आदि को भी चित्रित किया जाता है। चित्र बनाने से पहले कागज पर सूती कपड़े से गोबर का घोल लगाकर सुखाते हैं। इसमें प्रयोग होने वाले रंगों को घर पर ही बनाया जाता है, जैसे हल्दी से पीला रंग, चावल के चूर्ण से सफ़ेद, पलाश के फूलों से नारंगी रंग आदि। रंगों की पकड़ बनाने के लिए इसमें बबूल के पेड़ या बबूल के वृक्ष की गोंद को मिलाया जाता है। अगर आप लोगों ने बबूल का पेड़ देखा हो तो उसमें गोंद निकलती है, जैसे नीम के पेड़ में गोंद निकलती है ना, जिसे हम ग्लू कहते हैं, वैसे बबूल के पेड़ में भी निकलती है। तो इस चित्रकारी को बनाने के लिए सबसे पहले जो कागज़ होता है उस पर गोबर का लेप लगाया जाता है, फिर उस पर चित्र बनाए जाते हैं और उसमें कलर जो भरे जाते हैं वो नेचुरल कलर होते हैं। जैसे हल्दी से हम पीला रंग बनाते हैं, और चावल का चूर्ण मतलब जो चावल का पाउडर होता है, चावल के आटा बनाते हैं उससे, वाइट पलाश के फूल होते हैं उससे अलग अलग कलर। उसी तरीके से अलग अलग तरह की जो नेचुरल चीज़ें उनसे हम कलर बनाते हैं। ठीक है, उससे नेक्स्ट है, ये भी कृष्ण जी की फ़ोटो है। तो ये हमारी कौन सी चित्रकला है? ये है पट्टचित्र। पट्टचित्र उड़ीसा की पारंपरिक चित्रकला है। इसमें बहुधा पौराणिक और धार्मिक कहानियाँ होती हैं। एक चित्र में एक कहानी को दिखाया जाता है। कपड़ों की कई परत को एक दूसरे से चिपकाकर तैयार पट्टी पर इसे बनाया जाता है। चित्रकारी के लिए प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ सबसे बड़ी जो जानने वाली बात है वो यह है कि जितनी भी हमारी लोक चित्रकथाएँ हैं, इसमें ज़्यादातर हम जो मैथोलॉजिकल स्टोरीज़ हैं, जो हमारी पौराणिक कथाएं हैं, वही दिखाते हैं। सेम इस पट्टचित्र पर भी है, इसमें ये उड़ीसा की है और इसमें भी धार्मिक कहानियाँ ही दिखाई जाती हैं। कपड़े का फोल्ड लगाकर उसमें अलग अलग तरीके का अलग अलग फोल्ड पर अलग अलग पिक्चर्स बनाकर हम इसे प्रस्तुत करते हैं।
ये है हमारी वर्ली पेंटिंग। वर्ली पेंटिंग जो है वो महाराष्ट्र की पेंटिंग है। वर्ली चित्रकला महाराष्ट्र की लोकप्रिय चित्रकला है। आड़ी टेढ़ी रेखाओं और त्रिकोणों के प्रयोग से जीवन चक्र दिखाया जाता है। विवाह, पुरुष, स्त्री, बच्चे, पेड़ पौधे, पशु पक्षी आदि इसमें विशेष होते हैं। इसमें सफ़ेद रंग का इस्तेमाल होता है जो चावल के चूर्ण से बना होता है। वर्ली पेंटिंग में ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन होती है बेसिकली ये, और हमेशा ट्रायंगल से ही ये बनाई जाती है और लाइनें खींचकर। इसमें जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है वो प्रस्तुत की जाती है, और इसमें सफ़ेद रंग का ही प्रयोग होता है, और इस सफ़ेद रंग को वो चावल के आटे से बनाते हैं। ये पेंटिंग आप लोगों ने कपड़ों पर भी बनी हुई बहुत कॉमन देखी होगी। और लास्ट है हमारी ये कमलकारी चित्रकला। कमलकारी चित्रकला आंध्र प्रदेश की प्राचीन लोक कला है। बीच में पौराणिक दृश्य, पशु पक्षी, मानव आकृतियाँ बनाकर चित्र के किनारे को फूल पत्तियों से सजाया जाता है। चित्र बनाने के लिए बांस की नुकीली कलम का उपयोग किया जाता है। सब्जियों को निचोड़कर रंग बनाए जाते हैं। रंगों में कोई रसायन नहीं मिलाया जाता। सेम वही चीज़ है, इसमें अलग अलग तरीके की पिक्चर्स बनाई जाती हैं हमारी, और पिक्चर के बाद उसमें कलर जो है वो नेचुरल कलर ही भरे जाते हैं। नेचुरल कलर के अलावा बाद में ये जो भी डिज़ाइन है ये बनाई जाती है ताकि हम इसे सुंदर बना सकें। तो ये कुछ हमारी लोक चित्रकथाएँ हैं। आइए जानते हैं दूसरे इम्पॉर्टेंट फैक्ट के बारे में। दूसरा हमारा इम्पॉर्टेंट फैक्ट है उपयोगी पौधे। हमारे आसपास बहुत सारे पौधे हैं पर हम उनका सही से यूज़ करना नहीं जानते, हम उनकी विशेषताएं नहीं जानते। तो इसमें मैं आपको कुछ ऐसे ही पौधों के बारे में बताऊंगी जो हमारे आसपास उगते हैं और जिनका हम बहुत अच्छे से उपयोग कर सकते हैं। औषधीय महत्व के पौधे। पेड़ पौधे प्रकृति के अनमोल वरदान हैं। वे हमारे जीवन की ज़रूरतों को पूरा करने के अलावा पर्यावरण को संतुलित रखते हैं। पौधों का उपयोग औषधि के रूप में भी किया जाता है। प्रसिद्ध चिकित्साशास्त्री चरक ने पौधों के औषधीय गुण बताए हैं। तुलसी, ब्राह्मी, लौंग, नीम आदि ऐसे ही पौधे हैं। जो पौधे हैं इनमें बहुत नेचुरल इम्पॉर्टेंस होती है इनकी। इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम दवाइयों से लेते हैं, दवाइयाँ खाते हैं तब हमें वो चीज़ मिलती है, पर इन पौधों में वो नेचुरली अवेलेबल होती है। जो बहुत बड़े चिकित्सक हुए चरक, जिन्होंने पहली बार मेडिकल हिस्ट्री में ऑपरेशन किया, उन्होंने भी इन पौधों के बारे में बहुत कुछ बताया। तो आइए जानते हैं क्या बताया है। पहला पौधा है तुलसी। तुलसी जनरली सबके घर में ही होती है, कुछ लोगों के घर में नहीं होगी। तुलसी हम जानते हैं कि इसे हम पूजा के लिए प्रयोग करते हैं। कुछ इसके उपयोग हम भी जानते हैं, जैसे सर्दी हो जाती है तो हम इससे चाय में डालकर पीते हैं, काढ़ा बनाकर पीते हैं ना। तो और देखते हैं इसके क्या उपयोग है। यह एक झाड़ीनुमा पौधा है। इसमें औषधीय पौराणिक महत्व के कारण इसे घर में लगाया जाता है। पौराणिक महत्व है कि तुलसी माता हैं और उनकी पूजा की जाती है, तो लगभग हिंदुओं के घर में ये पाई जाती हैं। आयुर्वेद में इसे महौषधि और संजीवनी बूटी के समान मानते हैं। स्मरण शक्ति में कमी, हृदय रोग, कफ, खांसी, जुखाम, दंत रोग, एलर्जी, मुंह के छाले, गले में दर्द आदि में इसका उपयोग किया जाता है। इसके साथ ही यह वातावरण को भी शुद्ध करता है। तुलसी के पौधे की ये बहुत बड़ी विशेषता है कि तुलसी के पौधे के आसपास डेंगू का मच्छर नहीं होता है, ये ध्यान रखें। अगला पौधा है हमारा ब्राह्मी। यह नमी वाले स्थानों पर तेजी से बढ़ता है। इसे उम्र और बुद्धि बढ़ाने वाला पौधा कहा जाता है। यह याददाश्त बढ़ाती है। यह हमारे खून को साफ करती है। पेट से संबंधित समस्याओं, दांत दर्द, खांसी, जुखाम, बुखार को दूर करती है। जो ब्राह्मी का पौधा है ये ह्यूमिडिटी वाले एरियाज़ में पाया जाता है, ड्राई एरियाज़ में नहीं पाया जाता है, और इसे उम्र और बुद्धि बढ़ाने वाला पौधा कहा जाता है। इससे बेसिकली क्या होता है, पेट से संबंधित जो प्रॉब्लम है, हमें पेट दर्द हो, हमारा पेट ठीक ना रहता हो, दांत दर्द, खांसी, जुखाम, बुखार, इन सभी में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला है हमारा नीम। नीम को आप सभी जानते हैं कि कितना यूज़फुल पौधा है। नीम को संस्कृत में अरिष्ट कहा जाता है, जिसका मतलब होता है श्रेष्ठ, पूर्ण और कभी खराब ना होने वाला। नीम के पेड़ पर कभी कीड़े नहीं लगते। इसके तेल की मालिश करने से चर्म रोग ठीक हो जाते हैं। दातून दांतों को मजबूत बनाती है और दांतों में कीड़े नहीं लगते। इसकी पत्तियां खाने से रक्त शुद्ध होता है। इसके फल से तेल निकाला जाता है।
जो घाव को ठीक करता है। नीम की पत्तियाँ और उसके तेल का दीपक जलाने से मच्छर भाग जाते हैं। इस प्रकार डेंगू, मलेरिया से बचाव होता है। नीम के विषय में कहा जाता है कि एक नीम और हकीम यानी वैद्य दोनों बराबर होते हैं। नीम के पेड़ को संस्कृत में अरिष्ट कहा जाता है। अरिष्ट का मतलब है श्रेष्ठ, जो कभी खराब ना हो और जो अपने आप में पूर्ण हो। नीम एकमात्र ऐसा पौधा है जिससे बहुत सारी जो हमारी बीमारियां हैं वो दूर हो सकती हैं। जैसे हमें फुंसियाँ हो जाती थी, एलर्जी हो जाती है, हमारे हाथ पैरों में दर्द होता है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो नीम और उसकी जो पत्ते हैं, उसके फल हैं, उसकी छाल है, उसके उपयोग से ठीक हो जाते हैं। ठीक है। अगला है हमारा लौंग। लौंग ज़्यादातर लौंग मसाले के रूप में इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा आयुर्वेद में इसका उपयोग औषधि के रूप में भी किया जाता है। लौंग का तेल एक महत्वपूर्ण औषधि है। यह शरीर का तापमान नियंत्रित करने, भूख बढ़ाने, चर्म रोग, दांत दर्द दूर करने में सहायक होता है। आप लोगों ने क्लोव ऑयल दांत दर्द के लिए तो सुना ही होगा, उसके साथ साथ इसे भूख बढ़ाने के लिए और हमारे स्किन रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, चर्म मतलब हमारा त्वचा, स्किन, उससे रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है उन सबको सही करने में उपयोगी होता है। अब है हमारा सुगंधित पौधे। कुछ खुशबू वाले पौधे हैं जिनसे बेसिकली सेंट, परफ्यूम, इत्र वगैरह बनाया जाता है। कुछ पेड़ पौधे अपनी सुगंध के लिए जाने जाते हैं। ये चारों ओर अपनी सुगंध बिखेर कर वातावरण को खुशनुमा बनाते हैं। केसर, पुदीना, यूकेलिप्टस आदि ऐसे ही पेड़ पौधे हैं। आप लोगों को शायद जानकर हैरानी होगी कि जो हम विक्स का इस्तेमाल करते हैं वो यूकेलिप्टस से ही बनाई जाती है। पहला है हमारा केसर। केसर आप सभी ने सुना होगा कि बहुत महंगा है और बहुत खुशबू होती है, ऑरेंजिस कलर का होता है। तो इसका क्या उपयोग होता है ये देखते हैं। यह विश्व का सबसे कीमती पौधा है। सही बात है, बहुत कीमती पौधा है। और केसर की जो खेती है वो कश्मीर में की जाती है। केसर की खेती ठंडे स्थानों पर ही हो सकती है, तो बेसिकली इंडिया में जो केसर की खेती है वो कश्मीर में की जाती है। केसर खाने में कड़वा होता है, लेकिन इसकी खुशबू के कारण यह विभिन्न व्यंजनों और पकवानों में डाला जाता है। यह भोजन को पीला रंग देता है। सुगंध देने के साथ ही यह औषधीय महत्व भी रखता है। केसर का प्रयोग जो है वो हमारी स्किन के लिए किया जाता है, मतलब हमारे स्किन को सुंदर बनाने के लिए, ब्लड प्यूरिफाई करने के लिए, इन सब के लिए भी केसर का प्रयोग किया जाता है। केसर का जो मेन जो हम कह सकते हैं कि जो क्वालिटी है वो केसर कड़वा होता है, पर उसका रंग और उसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है, इसलिए हम इसे बहुत सारे खानों में प्रयोग करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारी जो मिठाइयाँ आती हैं उनके ऊपर केसर की पत्तियाँ रखी होती हैं। घर में खीर बनाते हैं हम, उसमें केसर डालते हैं, तो ये बहुत उपयोगी है। अगला है हमारा चंदन। चंदन अपनी खुशबू के कारण विश्व प्रसिद्ध है। यह सदाबहार वृक्ष होता है। चंदन से बना तेल, पाउडर, साबुन सभी पसंद करते हैं। सजावट के सामान बनाने में इसका उपयोग होता है। इससे बना इत्र मनमोहक सुगंध वाला होता है। चंदन का जो पेड़ होता है उसकी खुशबू बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, बहुत तीव्र होती है। और चंदन हम जनरली जब देखते हैं तो भगवान जी को लगाते हैं हम, भगवान को तिलक चंदन से किया जाता है। और चंदन सबसे ज़्यादा खुशबूदार पौधा है। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि जहाँ चंदन के पेड़ होते हैं वहाँ पर सांप जो होते हैं वो बहुत जल्दी आकर्षित होते हैं उन पेड़ों की ओर और उन्हें चारों तरफ से जकड़ लेते हैं, जिसके कारण वास्तविक चंदन को काट पाना बहुत कठिन है। पर आजकल बहुत टेक्निक्स हैं तो हमें वास्तविक चंदन मिल जाता होगा। चंदन का भी जो प्रयोग होता है वो इत्र बनाने में, यानी कि जो परफ्यूम और सेंट हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो बनाने में किया जाता है। ठीक है, उसके अलावा जो चंदन है उसका यूज़ हम जो है अपनी स्किन के लिए भी करते हैं कि अगर फुंसियाँ हैं तो हम चंदन लगा सकते हैं, चेहरा रफ़ है, ड्राई है, वो लगा सकते हैं। चंदन जो है वो बेसिकली ठंडा होता है, तो गर्मियों के समय में चंदन का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। अब इन्होंने हमें पुदीना और यूकेलिप्टस के बारे में भी बताना है, तो मैं आपको ओरली बता देती हूँ। पुदीना जो है वो एक औषधि है। पुदीने का प्रयोग जो होता है, जैसे एसिडिटी हो जाती है लोगों को, गैस बनती है, जो पेट ठीक नहीं होता उसके लिए किया जाता है। पुदीने का पौधा जो है वो छोटा सा हरे रंग का होता है, जिसे आप लोग अपने घर में भी लगा सकते हैं और आप लोगों के घर में, बहुतों घर में होगा भी। पुदीना ठंडा होता है, इसलिए गर्मियों में इसका शरबत और
इसे डालकर शिकंजी वगैरह बनाई जाती है। यूकेलिप्टस का जो पौधा होता है वो बहुत बड़ा होता है। यूकेलिप्टस का पूरा सफ़ेद रंग का पौधा होता है और बिल्कुल टॉप पर ऊपर की तरफ उसमें पत्तियां लगी होती हैं, डालियां होती हैं। और यूकेलिप्टस की जो पत्तियां होती हैं उसमें बिल्कुल विक्स जैसी महक होती है, क्योंकि विक्स जो है वो यूकेलिप्टस से ही बनाई जाती है। ये हैं हमारे कुछ महत्वपूर्ण पौधे जिनके बारे में मैंने आपको बताया। अब इसके अगले भाग में मैं आपको कुछ और जानकारी देती हूँ। अब मैं आपको बता रही हूँ प्राथमिक चिकित्सा के बारे में। प्राथमिक चिकित्सा को इंग्लिश में हम फर्स्ट एड कहते हैं। जब किसी के चोट लग जाए या कोई कहीं गिर जाए या ऐसा हो कि हम उसे इमीडिएट एकदम अचानक हॉस्पिटल नहीं ले जा सकते हों, तो हम उसे कुछ बेसिक दवाई या बेसिक ट्रीटमेंट देकर उस समय के लिए सेव कर सकते हैं और उसके बाद उसे हम हॉस्पिटल ले जा सकते हैं। ठीक है, ये होता है हमारा प्राथमिक चिकित्सा। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। जब किसी व्यक्ति को चोट लग जाए, जैसे कटना, छिलना, जलना आदि, या वह रोगग्रस्त हो जाए, तो अस्पताल ले जाने से पहले जो उपचार किया जाता है उसे प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। प्राथमिक चिकित्सा जीवन बचाती है, घायल या रोगी व्यक्ति के दर्द को कम करती है, उसके जल्दी ठीक होने में सहायक होती है, रोगी की दशा खराब होने से रोकती है, संक्रमण को रोकती है। जनरली आप लोगों ने सुना होगा कि जैसे ही किसी को चोट लग जाती तो हम फटाफट उसको डिटॉल वगैरह से साफ़ करके उस पर पट्टी बांध देते हैं। अगर हम ऐसा ना करें तो क्या होगा कि जो उसका ब्लड है वो निकलता जाएगा और उसकी बॉडी में ब्लड की कमी हो जाएगी। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि किसी का एक्सीडेंट हो गया तो उसको हम कहते हैं कि उसको इमीडिएट हेल्प नहीं मिली, अगर मिल जाती तो वो ठीक हो सकता था या वो जल्दी रिकवर हो सकता था। तो ऐसी जो हेल्प होती है, इमीडिएट हेल्प, एकदम जैसी किसी को चोट लगे या किसी को प्रॉब्लम हो, हम उसकी सहायता करें और उसके बाद हम उसको अस्पताल लेकर जाएं, ये होती है हमारी प्राथमिक चिकित्सा। ऐसा करने से क्या होता है कि इंसान के शरीर का खून नहीं निकलता, उसमें जो संक्रमण है उसकी जो संक्रमण नहीं होता है। संक्रमण मतलब जैसे हमें चोट लगी उस पर मच्छर, मक्खी या डस्ट बैठती है तो वो इन्फेक्शन फैल जाता है, तो इन्फेक्शन से भी वो उसे बचाया जा सकता है। आगे देखते हैं। घर में अक्सर छोटी छोटी चोटें लगती रहती हैं। इनका उपचार करने के लिए घर में प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स रखना चाहिए जिसमें प्राथमिक उपचार के ज़रूरी सामान हों। हम घर पर भी प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स बना सकते हैं। इसके लिए एक चौकोर आकार का डिब्बा लें, उस पर लाल रंग से प्लस यानी जमा या धन बना दें। इस बॉक्स में यह सामान रखें। ये जो आप लोगों ने अगर रेड क्रॉस सोसाइटी के बारे में सुना हो तो जो रेड क्रॉस सोसाइटी के बारे में अगर आपने सुना है तो ये जो प्लस का साइन है ये रेड क्रॉस सोसाइटी का दिया हुआ है और यही डॉक्टर्स की पहचान बन गई। आप अगर डॉक्टर्स के ड्रेस पर या फिर हॉस्पिटल्स में देखते हैं तो ये इस तरीके का ये जो प्लस का साइन है ये आपको वहाँ दिखाई देगा, तो ये डॉक्टर्स का सिंबल बन गया है। रेड क्रॉस सोसाइटी जो है वो ब्लड डोनेशन का काम करती है बेसिकली, और जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं उन्हें खून पहुंचाने का काम करती है। हमें बताया गया कि हर किसी को घर में जनरली कभी हमें चोट लग जाती है, कभी हम गिर जाते हैं, फिसल जाते हैं, या हम कुछ काट रहे होते हैं तो हम कट जाते हैं, तो उस सब से बचाव के लिए हमें अपने घर में फ़र्स्ट एड बॉक्स रखना ज़रूरी है। अगर हम अपने घर में ही फ़र्स्ट एड बॉक्स रखते हैं तो हम इमीडिएटली उस इंसान की हेल्प कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं जिससे चोट या उसको जिससे चोट लगी हो या जो गिर गया हो या जो बेहोश हो गया। तो हमारे घर में जो फ़र्स्ट एड बॉक्स है उसमें क्या क्या चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी है। वैसे जनरली सभी घर में एक दवाई के लिए एक बॉक्स बनाया ही जाता है जिसमें नॉर्मल दवाइयाँ रखी जाती हैं, बुखार की दवाई, खांसी जुकाम की दवाई, बैंडेज वगैरह, ये सारी चीज़ें रखी होती हैं। पर हम उसे और अच्छी तरीके से बना सकते हैं, तो उसमें हम क्या क्या रख सकते हैं, रुई, ठीक है, सबसे पहले कॉटन रखें क्योंकि किसी को चोट लग जाएगी तो हम डिटॉल वगैरह कॉटन से ही लगाकर उसे साफ़ करेंगे। छोटी कैंची और चिमटी, सेफ्टी पिन, डिटॉल या सेवलॉन, ग्लूकोज, ORS के पैकेट। ORS के पैकेट का इस्तेमाल करते हैं जब हम डिहाइड्रेट हो जाते हैं, मतलब हमारे अंदर पानी की कमी होने लगती है, हमें गर्मी के कारण या लूज़ मोशंस के कारण हमारे शरीर में पानी की जब कमी होने लगती है तब हम उसे इस जो ORS का पैकेट होता है उसको पानी में घोलकर, उसमें जो पाउडर आता है उसको पानी में घोलकर पिलाते हैं तो हमारे जो शरीर है उसमें पानी की पूर्ति होने लगती है।
एलोवेरा जेल जलने पर लगाने के लिए हम कुछ ऐसा ऑइंटमेंट रख सकते हैं कि हम अगर जल गए हैं तो उस पर लगा लें तो हमें ठंडक मिले। सर्दी, खांसी, जुखाम, बुखार या दर्द की दवाई, दर्द कम करने वाली दवाइयाँ जैसे क्रोसिन है और भी बहुत सारी दवाइयाँ ये हम अपने फर्स्ट एड बॉक्स में रख सकते हैं। पट्टी के बंडल, जो पट्टियाँ आती हैं कि हमें चोट लग जाए तो उस पर लगा सके, बैंडेज, मेडिकल टेप और थर्मामीटर। थर्मामीटर रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम टेम्परेचर उसी से ही मेज़र कर सकते हैं। और सबसे पहले कि थर्मामीटर सही से यूज़ करना और उसे देखना आना चाहिए। थर्मामीटर को इस्तेमाल करने से पहले उसे पानी से धोना चाहिए और एक बार उसको तेज़ से झटकना चाहिए ताकि उसका जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल आ जाए, कि ताकि हमारी बॉडी पर जब वो लगाया जाए तो हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग उसका टेम्परेचर बढ़ता जाए। ठीक है, ये है हमारा हम फर्स्ट एड कैसे बना सकते हैं। अब प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स के ऊपर अस्पताल, एम्बुलेंस और चिकित्सक का फ़ोन नंबर लिखें जिससे ज़रूरत पड़ने पर उनसे संपर्क किया जा सके। ये बहुत ज़रूरी है कि हम जो फर्स्ट एड बॉक्स बना रहे हैं उस पर कुछ फ़ोन नंबर लिखें ताकि हमें बहुत इमरजेंसी जब पड़े तो हम उनका इस्तेमाल कर सकें और फटाफट फ़ोन करके मेडिकल हेल्प मांग सकें। जिसमें किसका होना चाहिए, अस्पताल का नंबर, आप जिस हॉस्पिटल में जनरली जाते हैं या आपकी फैमिली से जो फैमिली डॉक्टर हैं उसका नंबर, और एम्बुलेंस का नंबर उस पर ज़रूर लिखा होना चाहिए। ठीक है, अब ये हमारा फर्स्ट एड बॉक्स है। ऐसा पर एक चीज़ बहुत ध्यान रखने वाली है फर्स्ट एड बॉक्स के बारे में, ये बॉक्स छोटे बच्चों से दूर रखना चाहिए क्योंकि इसमें कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं, कैंची है, जो छोटे बच्चों को हानि पहुंचा सकती हैं। और बड़े लोगों को भी जब दवाई किसी को देते हैं तो उसकी एक्सपायरी डेट देखकर, वो कितने क्वांटिटी की है, कितनी उसकी mg's हैं, वो सब कुछ देखकर ही किसी को दवाई देनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई इंसान अगर 500 mg की गोली नहीं ले सकता है तो आप उसे 500 mg की गोली दे रहे हैं तो उससे उसे प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखनी है ताकि हमें अगर कभी फर्स्ट एड की ज़रूरत पड़े तो हम उस व्यक्ति को सही प्रकार से फर्स्ट एड प्रोवाइड कर सकें। तो आइए इसका जो आखिरी भाग है उसमें हम किसी एक ऐसे महान व्यक्ति के बारे में जानते हैं जिन्होंने अफ्रीका को आज़ाद कराने के लिए कितना परिश्रम किया और कितने दुख सहे। तो ये हैं वो महान व्यक्ति जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका को आज़ाद कराने में बहुत बड़ा योगदान दिया। ये हैं, इनका नाम है नेल्सन मंडेला। बहुत सारे बच्चों को पता होगा नेल्सन मंडेला के बारे में, पर जिन्हें नहीं पता वो यहाँ से जान सकते हैं। दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला अब्राहम लिंकन और महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित थे। अश्वेत मतलब ये गोरे नहीं थे, मतलब जो गोरे और काले लोगों का जो भेदभाव होता आ रहा है हमेशा से अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, अफ्रीका में, हर जगह, उनका है ये कि ये पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे अफ्रीका के। मतलब अश्वेत मतलब जो कि गोरे नहीं थे। मंडेला के समय दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की नीति प्रचलित थी। जब नेल्सन मंडेला थे, ये बहुत पुरानी बात नहीं है, 1990-91 के आसपास की बात है, उससे पहले की बात नहीं है, आज से 20-25 साल पहले की ही बात है। हम बहुत पुरानी हिस्ट्री नहीं कहेंगे, ये अभी भी जिंदा है, ऐसा नहीं है कि इन्हें हम देख नहीं सकते। आप लोगों ने टीवी पे इन्हें कई बार देखा भी होगा। ठीक है, तो नेल्सन मंडेला जी जो थे वो अब्राहम लिंकन और महात्मा गांधी से बहुत प्रेरित थे। अब्राहम लिंकन का चैप्टर हमने इसी वीडियो में आगे डिस्कस किया है। वो अमेरिका के राष्ट्रपति बने और ये दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति बने। अश्वेत होने के कारण वे भी गोरे लोगों के अत्याचारों का शिकार हुए। मतलब वो गोरे नहीं थे, अश्वेत थे, तो उन्हें गोरे लोगों की गुलामी करनी पड़ी, उनसे बहुत दुख उनको सहन करना पड़ा। उन्होंने गोरी सरकार के विरोध में आवाज़ उठाई और अपने देश को आज़ादी दिलाई। अफ्रीका में उन्हें राष्ट्रपिता माना जाता है। वे अफ्रीकी लोकतंत्र के प्रथम संस्थापक हैं। भारत में राष्ट्रपिता किसे कहते हैं? महात्मा गांधी जी को, और अफ्रीका में राष्ट्रपिता कहते हैं नेल्सन मंडेला जी को। उन्होंने वहाँ जो काले लोगों के साथ भेदभाव था उसे ख़त्म किया और देश में सभी के लिए इक्वालिटी, समानता का अधिकार सुनिश्चित किया। नेल्सन मंडेला का जन्म 1918 में दक्षिण अफ्रीका के मेवेज़ो नामक स्थान पर हुआ था। उनके पिता गेडला हेनरी गांव के प्रधान थे। जब वे स्कूल जाने लगे तो उन्हें रंग भेद की कुप्रथा का सामना करना पड़ा। स्कूल में उन्हें रोज़ एहसास कराया जाता था कि काले होने के कारण वे स्वतंत्र जीवन नहीं जी सकते
उन्होंने अश्वेतों के लिए बने कॉलेज हेल्ट टाउन में अपनी शिक्षा पूरी की। वे कॉलेज में अपने राजनीतिक और क्रांतिकारी विचारों से लोकप्रिय होने लगे। आगे चलकर यूथ कांग्रेस के सदस्य बने और अश्वेतों को समान अधिकार दिलाने की लड़ाई लड़ी। जब उनका जन्म जो था वो साउथ अफ्रीका में ही, दक्षिण अफ्रीका में हुआ और उनके पिता गांव के प्रधान थे, पर उन्हें भी इस रंग भेद की नीति का सामना करना पड़ा। जब वो स्कूल जाते थे तो उन्हें हर रोज़ ये एहसास होता था कि वो गोरे नहीं हैं, काले हैं, अश्वेत हैं, तो उन्हें स्वतंत्र यानी कि आज़ादी से जीवन जीने का अधिकार नहीं है। वहाँ पर एक और बहुत बड़ी बात थी कि वहाँ काले लोगों के लिए, अश्वेत लोगों के लिए अलग से शिक्षा संस्थान बने हुए थे जहाँ पर उन्हें पढ़ाई करनी पड़ती थी। उन्होंने वहीं से अपनी कॉलेज पूरा किया और उनके विचार बहुत क्रांतिकारी थे। वो किसी चीज़ को सही से एक्सेप्ट नहीं करते थे, उसका विरोध करते थे अगर वो सही नहीं है। तो उसी तरीके से उन्होंने अपने इस कार्य को आगे बढ़ाते रहे और अपने देश के लिए भी ये खड़े हुए और उन्होंने उस देश को आज़ाद कराने में योगदान दिया। वे महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित थे, इसलिए उनके आंदोलनों में महात्मा गांधी प्रभाव की झलक मिलती है। उनके प्रयासों से सन 1994 में दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद रहित चुनाव हुए और वे अपने देश के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति बने। दक्षिण अफ्रीका में उन्हें मदीबा कहकर बुलाया जाता है, जो बुजुर्गों के लिए एक सम्मान सूचक शब्द है। संयुक्त राष्ट्र सभा ने उनके जन्मदिन को मंडेला दिवस घोषित किया। मंडेला को विश्व के विभिन्न देशों और संस्थाओं द्वारा 250 से अधिक सम्मान और पुरस्कार प्रदान किए गए। उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत सरकार ने उन्हें हिंदुस्तान का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न पुरस्कार दिया। जो नेल्सन मंडेला जी थे वो बचपन से ही क्रांतिकारी विचारों वाले थे और उनके जो आंदोलन थे उस पर गांधी जी का बहुत प्रभाव था। जैसे अगर आप लोग जानते हैं तो गांधी जी ने भी पहली बार रंग भेद का जो विरोध किया था, सत्याग्रह चलाया था, वो दक्षिण अफ्रीका में ही चलाया था। जब वो दक्षिण अफ्रीका में अपनी वकालत की पढ़ाई करने के बाद प्रैक्टिस करने गए तब उन्होंने देखा कि वहाँ पर काले लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है। तो उसी भेदभाव को समाप्त करने के लिए उन्होंने वहाँ पर फिनिक्स नाम का आश्रम बनाया और सत्याग्रह किया। उसी सत्याग्रह का प्रभाव था जिसे बाद में नेल्सन मंडेला जी ने अपने देश को आज़ाद कराने में प्रयोग किया। दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला जी को बहुत इज्जत और सम्मान प्राप्त है। 1994 में जब वहाँ पर चुनाव किए गए जिसमें गोरा और काले का भेद नहीं था, श्वेत और अश्वेत का भेद नहीं था, तब वो पहले राष्ट्रपति बने और वहाँ पर उन्हें मदीबा कहकर बुलाया जाता है। जैसे हम महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहते हैं, उसी तरीके से वहाँ मदीबा कहकर बुलाया जाता है उन्हें और उन्हें इज्जत दी जाती है। ये बुज़ुर्ग लोगों को सम्मान देने के लिए प्रयोग किया गया शब्द है। संयुक्त राष्ट्र सभा महासभा जो है, जिसे हम यूएनए कहते हैं, उसने नेल्सन मंडेला के जन्म दिवस को मंडेला दिवस के रूप में मनाया है। शांति का उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। नोबेल पुरस्कार जो है वो उन लोगों को दिया जाता है जो विश्व कल्याण के लिए कुछ ऐसा कार्य करते हैं जो सभी के लिए उपयोगी हो, सभी उससे फ़ायदा कर सकें या फ़ायदा ले सकें। तो उन्होंने रंग भेद की नीति का विरोध किया, उसे समाप्त किया, जिससे अन्य देशों में भी ये चीज़ बहुत प्रचलित हुई और लोग इसका विरोध करने लगे कि उनके साथ भेदभाव उनके रंग के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए। उसके अलावा उन्हें 250 से ज़्यादा पुरस्कार और सम्मान मिले हुए और इसी के साथ साथ भारत ने भी उन्हें अपने देश का सर्वोच्च पुरस्कार, जिसे भारत रत्न कहते हैं, वो दिया है। यानी कि नेल्सन मंडेला एक ऐसे शख्सियत हैं, ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें विश्व में सम्मान और इज्जत के साथ देखा जाता है और उन्होंने ऐसा ही कार्य किया जिससे जो ऐसे लोग हैं जो अश्वेत हैं या जिनके साथ लोग भेदभाव करते हैं उन्हें ऊपर उठने का मौका दें। सेम इसी तरीके से जो बराक ओबामा जी हैं वो भी अमेरिका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति बने थे और अमेरिका में भी पहले रंग भेद का बहुत ज़्यादा मतलब इस प्रथा का बहुत ज़्यादा बोलबाला था, पर धीरे धीरे ये सारी चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं। अभी आपने रिसेंट सुना होगा ऑस्ट्रेलिया में एक अश्वेत लड़के को पुलिस ने पीट कर मार दिया। उसके विरोध में भी बहुत प्रदर्शन किए गए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति चाहे उसका रंग कैसा भी हो, वो किसी भी धर्म या जाति से जुड़ा हुआ हो, उसे आप इस आधार पर
भेदभाव उसके साथ नहीं कर सकते कि वह गोरा है, काला है, हिंदू है, मुस्लिम है, अमीर है, गरीब है। हमें सभी को समान जीने का अधिकार है, तो हमें समान ही जीवन जीने का अधिकार लोगों द्वारा और समाज द्वारा देना चाहिए। तो उम्मीद है आपको ये जो भी मैंने इसमें इन्फॉर्मेशन दी है ये उपयोगी लगी होगी। अगर ये उपयोगी लगी हो तो मुझे सपोर्ट करें, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि हम इसमें और क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। धन्यवाद।